देखिए दोस्तों, जब भी आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा। जब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो आपका कुछ उखड़ने वाला नहीं है, ना ही कुछ आप उखाड़ पाएँगे। अगर आप 2022 का जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसकी जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो डिट्टो एनसीईआरटी से पूछे गए थे, ठीक है? जब एनसीईआरटी से पूछा तो सभी टीचरों ने क्या किया, एनसीईआरटी पढ़ाने लगा। तो हम भी क्या करें, एनसीईआरटी पढ़ाने लगे। और जब एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं तो हम क्या किए हैं, इसमें जो भी क्वेश्चन बना है, जो भी इसमें पॉइंट लिखा हुआ है, उस पॉइंट को हमने क्या किया है कि अपने नोट्स में ऐड कर लिया है, यानी कि हमने उसको नोट्स में अपने लिख लिया है। ऐसा नहीं कि किसी टीचर से कॉपी कर लिया हमने, उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर ली और उसी को लगे पढ़ाने और बन गए यूट्यूब पर मास्टर। तो ऐसा काम नहीं करना है भाई। देखिए, ये जो है इतनी मोटी वाली किताब है और इससे हम जो है कि पढ़े हैं और पढ़ के जो है कि नोट्स आपको दिखा रहे हैं और आपको पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, इस चैनल से जुड़िए और अपने सपनों को साकार कीजिए, ठीक है? तो आइए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और 100 बात की एक बात ये है कि सबसे पहले आपको साइंस तैयार करने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो आइए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। क्या पढ़ने वाले हैं, केंद्रक। देखिए, पूछेगा कि केंद्रक की खोज किसने की थी, तो केंद्रक की खोज किसने की थी, तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अगर कहेगा कि केंद्रक शब्द किसने दिया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने ही दिया था। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, और केंद्रक शब्द को किसने बताया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने ही बताया था, ठीक है? सबसे पहले केंद्रक को कहाँ देखा गया, यानी कहाँ खोजा गया, तो ऑर्चिड पादप एक होता है, उसी में क्या किया गया, देखा गया, ठीक है? तो केंद्रक से पहला क्वेश्चन बनता है कि केंद्रक की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और केंद्रक शब्द किसने दिया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। और सबसे पहले किस पौधे में देखी गई, तो ऑर्चिड एक पौधा होता है, उसमें देखा गया और उसके जड़ों में खोजा गया, ठीक है? केंद्रक किसी भी कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कोशिका का सबसे बड़ा जो अंग होता है वो क्या होता है, केंद्रक होता है। क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग या सबसे बड़ा भाग कौन होता है, तो आपका न्यूक्लियस होता है, यानी कि केंद्रक होता है, ठीक है? केंद्रक को कोशिका का दिमाग के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, यहाँ बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब देखिए, पूछेगा कि कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है, तो केंद्रक को कहा जाता है, यानी न्यूक्लियस को कहा जाता है। तो यहाँ से देखिए कितने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन, केंद्रक शब्द किसने दिया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। ऑर्चिड पादप से में किसको खोजा गया, तो केंद्रक को खोजा गया। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और कोशिका का जो माइंड होता है, यानी दिमाग होता है, जो ब्रेन होता है, वो क्या होता है, केंद्रक होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब देखिए आगे क्या है कि नोट में आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ नोट में कि इंसानों में आरबीसी यानी कि लाल रुधिर कणिका, आरबीसी ब्लड होता है, ब्लड का पार्ट होता है, को बिना दिमाग वाली कोशिका कहा जाता है। वो भाई बहुत बड़ी चीज़ इसने लिख दी। बिना दिमाग वाली कोशिका किसे कहा जाता है, तो आरबीसी को कहा जाता है, यानी लाल रुधिर कोशिका को कहा जाता है, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस को कहा जाता है। किसको, बिना दिमाग वाली कोशिका। अरे बिना दिमाग वाली कोशिका यानी कि इसमें कोशिका नहीं होता होगा। यानी कि पूछेगा कि आरबीसी में केंद्रक होता है, नहीं होता है, क्योंकि इसके पास दिमाग, बिना दिमाग वाला कोशिका कहा जाता है, यानी कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है और प्लेटलेट्स में पाया जाता है, लेकिन आरबीसी में पाया नहीं जाता है। उसके बाद देखिए, पादप में शिव कोशिका को बिना दिमाग वाली कोशिका कहा जाता है, यानी कि शिव जो कोशिका होती है उसके पास केंद्रक नहीं होता है, उसके पास दिमाग नहीं होता है। और हमने यहाँ पढ़ा था कि कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है, केंद्रक को कहा जाता है। और जब केंद्रक नहीं होगा तो उसके पास दिमाग भी नहीं होगा, ठीक है? तो बिना दिमाग वाली कोशिका कहा जाता है शिव कोशिका को, ठीक है? और इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, यानी कि इसमें केंद्रक प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि एब्सेंट होता है। हाँ, केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोरियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, कोरियोलॉजी कहलाता है। अब देखिए, इतने ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ पर बन गए आपके।
किससे? केंद्रक से बन गए। क्या बन गए? कि केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक शब्द किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। केंद्रक को सबसे पहले कहाँ खोजा गया था? तो ऑर्चिड पादप की जड़ों में खोजा गया था। कि सबसे बड़ा कोशिका का कौन-सा होता है? तो केंद्रक होता है। कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? तो केंद्रक को कहा जाता है। आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है? तो केंद्रक नहीं पाया जाता है। सीव कोशिका में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। और केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है? कोरियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कोरियोलॉजी कहलाता है। ठीक है? तो इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है? अब देखिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि आगे क्या है। ठीक है? केंद्रक में कुल 4 भाग होते हैं, यानी कि केंद्रक के 4 लड़के होते हैं। क्या? केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियोप्लाज, केंद्रिका और आपका क्रोमेटिन होता है। ठीक है? देखिए केंद्रक झिल्ली क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? केंद्रक झिल्ली का निर्माण लिपोप्रोटीन से मिलकर बना होता है और केंद्रक झिल्ली यूकेरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। ये कोशिका कितने प्रकार की? 2 प्रकार, प्रोकैरियोटिक, यूकेरियोटिक। प्रो को पुराना कोशिका बोला जाता है, यूकेरियोटिक को क्या बोला जाता है? नई कोशिका कहा जाता है। यूकेरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता। मैंने पिछले पढ़ा दिया था। तो केंद्रक झिल्ली का निर्माण लिपोप्रोटीन से होता है। अगर पूछ देगा एग्जाम में कि केंद्रक झिल्ली का निर्माण किससे होता है? लिपोप्रोटीन से होता है। अब केंद्रक झिल्ली क्या होता है? जैसे ये आपका केंद्रक है तो इसके चारों तरफ एक आवरण होता है, पतली सी आवरण होती है, उसी को क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। और ये यूकेरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। कौन? केंद्रक झिल्ली। ठीक है? अब न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? तो कोशिका केंद्रक के द्रव पदार्थ को न्यूक्लियोप्लाज्म प्लाज्म कहा जाता है। यानी कि न्यूक्ली हो गया, प्लाज्म मतलब द्रव हो गया। यानी कि कोशिका केंद्रक में जो लिक्विड होता है यानी कि जो द्रव होता है उसी को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है? ये क्या होता है? आरएनए प्रोटीन होता है। क्या होता है? आरएनए प्रोटीन होता है। और अगला पार्ट क्या है? केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस, केंद्रिका। केंद्रिका का रंग कैसा होता है? बैंगनी। बैंगनी बैंगनी रंग का कौन होता है? केंद्रिका होता है। केंद्रिका कैसा होता है? बैंगनी रंग का होता है। यह कोशिका विभाजन के समय दिखाई देता है, उसके बाद कहीं नहीं दिखाएगा, चल जाएगा। ठीक है? बाहर चला जाएगा। जब कोशिका विभाजन होगा यानी कि सेल डिवीजन होगा तो कौन दिखेगा? केंद्रिका दिखेगा। क्या दिखेगा? केंद्रिका दिखेगा। इस फिगर में देख सकते हैं इस तरह का जो कोशिका रहेगा और कोशिका में बैंगनी कलर का आपको क्या करेगा? ये आपका दिखेगा। अगला क्या है कि आपका क्रोमेटिन है। क्या है आपका? क्रोमेटिन है। ठीक है? क्रोमेटिन क्या होता है? केंद्रक में स्थित धागे नुमा संरचना क्या कहलाती है? आपकी क्रोमेटिन कहलाती है। क्रोमेटिन कैसी होती है? धागे नुमा संरचना होती है। कैसी होती है? धागे नुमा संरचना। और ये कहाँ होती है? तो ये होती है आपके केंद्रक में होती है। तो केंद्रक के कुल कितने भाग? 4 भाग। केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रिका और क्रोमेटिन होता है। केंद्रक झिल्ली क्या होती है? यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? कोशिका का द्रव होता है। और केंद्रिका क्या होती है? बैंगनी रंग की होती है और सेल डिवीजन में दिखाई देती है। और क्रोमेटिन क्या होता है? धागे जैसी संरचना बनाकर रखता है। क्या करता है? धागे जैसी संरचना बनाकर रखता है। अब देखिए यहाँ पर और अच्छे से फिगर के जरिए हम आपको समझा दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा। बायोलॉजी ऐसे लगेगा कि आप जो है कि किसी डॉक्टर से पढ़ रहे हैं। ठीक है? देखिए यहाँ पर कोशिका का एक बनाया गया है फिगर। ठीक है? अब ये देखिए ये क्या है? केंद्रक झिल्ली। ये पूरा केंद्रक है। ठीक है? केंद्रक और केंद्रक के बाहर ये जो दिख रहा है आपको क्या है? केंद्रक झिल्ली है। ठीक है? और इसमें जो धागे टाइप के दिख रहे हैं उसी को क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन बोलेंगे। और इसमें जो लिक्विड टाइप का जो द्रव भरा रहेगा उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। और ये जो है आपकी क्या है? केंद्रिका है। और ये कैसी है? बैंगनी रंग की है। ठीक है? तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है? अब आइए देखते हैं अब क्या-क्या पॉइंट है कि ऐसे अम्ल जो किसी केंद्रक के अंदर मौजूद होते हैं उन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है कि जो केंद्रक के अंदर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कहाँ होते हैं? केंद्रक के अंदर होते हैं। केंद्रक के अंदर क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। अब न्यूक्लिक अम्लों की खोज किसने की थी? तो फ्रेडरिक मिक्सचर ने की थी। फ्रेडरिक मिक्सचर ने क्या की थी? न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी। अगला क्या है कि न्यूक्लिक अम्ल डीएनए तथा आरएनए के रूप में पाए जाते हैं। यानी कि जो भी न्यूक्लिक एसिड रहे होगा वो क्या होगा आपका? डीएनए और आरएनए के रूप में पाया जाएगा। किसमें? डीएनए और आरएनए के रूप में पाया जाएगा। ठीक है? अब यहाँ से अब कहानी स्टार्ट होती है कि भैया डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है। डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है। ठीक है? अब डीएनए क्या होता है तो इसका सबसे पहले फुल फॉर्म आपको आना चाहिए। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का मतलब होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है? तो ये हो गया डीएनए वाला पार्ट और ये हो गया आरएनए का पार्ट।
अब कहेगा कि डीएनए की खोज किसने की थी? तो फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी। डीएनए की खोज किसने की थी? तो फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी। और डीएनए का मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। वाटसन और क्रिक 2 ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका मॉडल दिया था, ठीक है? पूछेगा एग्जाम में कि डीएनए की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक ने की थी। लेकिन अगर मॉडल पूछेगा किसने दिया था, तो मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने दिया था, ठीक है? और आरएनए की खोज किसने की थी? तो वही की थी, किसने? फ्रेडरिक मिक्सचर ने की थी। और आरएनए का मॉडल किसने दिया था? फ्रेडरिक ने दिया था। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आरएनए का मॉडल खुद फ्रेडरिक ने ही दिया था और उसकी खोज भी की थी, ठीक है? डीएनए जैव अणु होते हैं क्योंकि इनमें कार्बन श्रृंखला होती है। यानी डीएनए में क्या होता है कि बायोलॉजिकल एटम होते हैं, क्या होते हैं? जैव अणु होते हैं और इनमें क्या होती है? कार्बन श्रृंखला होती है, यानी कार्बन की क्या होती है? सीरीज होती है, यानी श्रृंखला होती है। और आरएनए भी जैव अणु होते हैं क्योंकि इसमें कार्बन की श्रृंखला होती है, ठीक है? आरएनए में भी जैव अणु होते हैं और इसमें क्या होती है? कार्बन की श्रृंखला होती है। डीएनए शब्द, ठीक है? डीएनए शब्द किसने दिया था? तो आपका जास्रिस ने दिया था। डीएनए शब्द किसने दिया था? जास्रिस ने दिया था, ठीक है? ये न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। वहीं अगर इसमें पूछेगा कि आरएनए शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो फ्रेडरिक के दिया गया था। किसके द्वारा? फ्रेडरिक के दिखाई दिया था। ये न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं, ये भी न्यूक्लियोटाइड्स के ही बने होते हैं, ठीक है? क्या होते हैं? ये भी न्यूक्लियोटाइड्स के ही बने होते हैं, ठीक है? अब आगे क्या है? आगे वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग समझिए, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या है कि न्यूक्लियोइड्स का संगठन, यानी कि जो न्यूक्लियोइड्स होता है उसका संगठन क्या होता है? उसमें शर्करा होता है, फास्फोरिक अम्ल होता है और नाइट्रोजनी क्षार होता है। क्या होता है? शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनी क्षार होता है। इसमें 2 पेप्टोज राइबोशर्करा होती है, यानी कितने? 2 पेप्टोज, पीआर, यानी पेप्टोज राइबोज शर्करा होती है। इनकी संरचना डबल हेलिक्स होती है। क्या होती है? डबल हेलिक्स होती है। अब ये आगे समझ में आएगा कि डबल हेलिक्स क्या होता है। और इसमें क्या होता है कि इनमें एक राइबोज शर्करा होती है, ठीक है? इसमें 2 होती है तो इसमें 1 होती है। और इनकी संरचना एकल कुंडली सिंगल हेलिक्स होती है, यानी कि जो इनकी संरचना होती है सिंगल हेलिक्स होती है। क्या होती है? सिंगल हेलिक्स। और डीएनए में क्या होता है? डबल होती है। डीएनए में क्या होती है? डबल होती है। अब यहाँ से देखिए और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा इसके फिगर को देखने के बाद कि एक्चुअल में है क्या है यहाँ पर, ठीक है? अब देखिए ये क्या है? आपका डीएनए है। क्या है? आपका डीएनए है। अब ये डीएनए क्या होता है? डीएनए क्या आपका है यहाँ पर? डीएनए क्या दिख रहा था यहाँ पर? डीएनए जो है आपका सिंगल है कि डबल है? तो इनके साथ द्विगुणित यानी कि डबल है, ठीक है? क्या है आपका? डबल है। अब देखिए ए इक्वल टी और सी इक्वल जी, ठीक है? अब यहाँ पर ए और टी का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है एडिनोसिन, ए का मतलब होता है एडिनोसिन, टी का मतलब होता है ट्रायोमाइन या थाइमिन, ठीक है? और जी का मतलब होता है ग्वानिन, ठीक है? और यू का मतलब होता है यूरोसिल, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक जोड़ी की लंबाई 34 सेमी होती है, यानी कि इस तरह का जो है कि संरचना आपको दिखेगी, ठीक है? और जब ये संरचना दिखेगी आपको, तो अब देखिए इसमें डबल है। डबल क्या है कि देखिए एक इधर से ऐसे जा रही है और एक इधर से आ रही है, तो ये क्या हो गया? आपका डबल हो गया। यानी डीएनए क्या होती है? आपका डबल हेलिक्स मॉडल होती है। क्या होती है? डबल हेलिक्स। हेलिक्स मतलब स्प्रिंग टाइप का मुड़ा हुआ, ठीक है? तो ऊपर क्या है? ए इक्वल टी और सी इक्वल जी। इसको क्या बोलते हैं? 2 नाइट्रोजनी क्षार के मध्य का अंतर 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। यानी कि 2 नाइट्रोजनी इसमें क्षार होंगे, उनके बीच का जो डिफरेंट होगा क्या होगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम होगा। और उसके बाद क्या होगा कि नीचे ए इक्वल टू टी और सी इक्वल टू जी और ए इक्वल टू टी और सी इक्वल टू जी, ये क्या होंगे? हाइड्रोजन बंद होंगे। क्या होंगे? हाइड्रोजन बंद होंगे, ठीक है? और उसके बाद नीचे ए इक्वल टू टी और सी ट्रिपल बॉन्ड जी होता है। अब देखिए इक्वल जो करें ये बांड है, ए डबल बॉन्ड टी है, सी ट्रिपल बॉन्ड जी है, ए सिंगल बॉन्ड टी है और सी ट्रिपल बॉन्ड जी है, ठीक है? इसका मतलब ये होगा। तो ये आपका डीएनए होगा। और वहीं आरएनए की बात करें तो आरएनए में सिंगल हेलिक्स होता है। क्या होता है? सिंगल हेलिक्स होता है, ठीक है? क्या होता है? सिंगल हेलिक्स होता है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि डीएनए में क्या-क्या मौजूद होते हैं, यानी क्या-क्या होता है? तो एक केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हरित लवक होता है। क्या होता है? केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और इसमें क्या होता है? हरित लवक होता है। और आरएनए में क्या होता है? इसमें भी केंद्रक होता है और इसमें कोशिका द्रव होता है। क्या होता है? कोशिका द्रव होता है। किसमें? आपके आरएनए में होता है, ठीक है?
डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, यानी जेनेटिक मटेरियल होता है तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि जो डीएनए होता है उसमें क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ मौजूद होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, यानी मम्मी से पापा, पापा से फिर ऐसे आगे बढ़ता रहता है। और आरएनए प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। ये क्या करता है, प्रोटीन का क्या कराता है, संश्लेषण करता है। क्या कराता है, संश्लेषण करता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि डीएनए तथा आरएनए की संरचना में दो प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। डीएनए तथा आरएनए की संरचना में कितने प्रकार के, दो प्रकार के नाइट्रोजन क्षार क्षार पाए जाते हैं। ठीक है, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरीडीन। होता है प्यूरिन, एक होता है पिरीडीन। प्यूरिन क्या होता है, जैसे एडिनोसिन हो गया, ग्वानिन हो गया, एडेनोसिन हो गया, ग्वानिन हो गया। और पिराडीन में क्या होता है कि थायमिन होता है। क्या होता है पिराडीन में, क्या होता है, पिराडीन में मेरे भाई क्या होता है, तो पिराडीन में क्या होता है, थायमिन होता है, साइटोसिन होता है, यूरेसिल होता है। ठीक है, क्या होता है, ये थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल और आरएनए की संरचना होती है। ठीक है। अगर यहाँ पर देखा जाए आरएनए की संरचना में, यहाँ पर देखें डीएनए की जो संरचना होती है उसमें क्या होता है, एच डबल बॉन्ड टी होता है, यानी एडेनोसिन और थायमिन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। और वहीं साइटोसिन और ग्वानिन के बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ऐसे ही यहाँ पर एडिनोसिन और यूरोसिल के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है। डीएनए में होस्टीन प्रोटीन उपस्थित होता है, यानी कि डीएनए में होस्टीन प्रोटीन पाया जाता है। डीएनए अधिक अस्थायी होता है, लेकिन वही डीएनए आरएनए में हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है और इसमें कम अस्थायी होता है। क्या होता है, कम अस्थायी होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पढ़ने वाली है नोट में। नोट वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफोज वायरस में कुल डीएनए की संरचना 5386। अरे बाप रे, इसमें जो डीएनए होता है 5386 होता है। ठीक है। ये लेमडा इंटू 174 श्रेणी वाला क्या है, ये एक जीवधारी है। जीवाणु भोजी में कुल डीएनए की संरचना कितना है, 48,502। क्या है, 48,502 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है। ठीक है। मानव में कुल डीएनए की संख्या कितनी है, 3 × 10⁻9 न्यूक्लियोटाइड्स है। कितना, 3.2 × 10⁻9 9 क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है। क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है। ठीक है। तो दोस्तों अब आइए देख लेते हैं यहाँ पर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है, जो जिससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। क्रोमोसोम होता क्या है, यानी कि गुणसूत्र। गुणसूत्र होता क्या है, गुणसूत्र एक धागे नुमा संरचना होती है। पहला क्लियर बात हो गया कि ये धागे नुमा संरचना होती है जिनका निर्माण डीएनए तथा आरएनए के हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर होता है। यानी कि डीएनए और आरएनए में जो हिस्टोन प्रोटीन होती है उसी से मिलकर क्या बनता है, आपका गुणसूत्र बनता है। गुणसूत्र की खोज किसने की थी, पुरकुंजे ने की थी। ठीक है। और गुणसूत्र शब्द किसने दिया था, वेल्डिया ने दिया। देखिए अब यहाँ अच्छा है आपका, गुणसूत्र केवल कोशिका विभाजन में दिखाई देता है। अरे भैया ये भी इसका काम उसी समय, जब सेल डिवीजन होगा तो दिखाएगा, उसका नहीं दिखाई देगा। गुणसूत्र हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, किसमें, जोड़े में पाए जाते हैं, यानी कि पेयर्स में पाए जाते हैं। मानव शरीर में जीवाणु की संख्या कितनी है, 23 जोड़ी है। कितनी है, 23 जोड़ी है। अब देखिए क्रोमोसोम से पूछेगा क्या, ये पूछेगा कि इसकी संरचना कैसी होती है, तो भैया धागे जैसा होती है। इसका निर्माण किस प्रोटीन से होता है, तो हिस्टोन प्रोटीन से होता है। ये खोज किसने की थी, तो पुरकुंजे ने की थी। गुणसूत्र शब्द किसने दिया था, तो आपका वेल्डेया ने दिया था। ठीक है। ये कब दिखाई देता है भैया, उसके बाद सब नपत्ता हो जाता है। ये दिखाता है कोशिका विभाजन के समय। ठीक है। और ये हमेशा पेयर में होते हैं। ठीक है। और मानव शरीर में अगर गुणसूत्रों की बात करें तो क्या होता है, 23 होता है। हर जानवर में, हर पक्षी में क्या होता है, अलग अलग गुणसूत्र होते हैं। तो देखिए अगर पूछेगा कि इसका प्रकार कितना होता है। ठीक है। अगर पूछ दिया कि क्रोमोसोम के प्रकार, तो एक होता है ऑटोसोम, एक होता है एलोसोम। ऑटोसोम और एलोसोम। ऑटोसोम क्या होता है, वे गुणसूत्र जो पुरुष तथा महिला दोनों में समान होते हैं। जो गुणसूत्र पुरुष और महिला दोनों में समान होते हैं उसको क्या बोलते हैं, आपको को ऑटोसोम बोलते हैं। एलोसोम में क्या आता है, वे गुणसूत्र जो महिला पुरुष दोनों में समान नहीं होते। ये सिर्फ एक जोड़ी होता है। ठीक है। क्या होता है, एक जोड़ी, जैसे एक्स वाई होता है। और इसमें जो पुरुष में जो होता है आपका, पुरुष में जो होता है आपका एक्स वाई जो होता है वो बाई जोड़ी होता है। ठीक है। और इसमें महिलाओं में एक्स एक्स क्या होता है, बाइस्ट होता है, और एक्स एक्स क्या होता है, एक बाहर होता है। ठीक है। तो ऑटोसोम और एलोसोम। ऑटोसोम में क्या होता है कि इसमें इसमें बाई जोड़ी समान होता है, इसमें केवल एक समान होता है। जैसे 44 क्रोमोसोम प्लस एक्स एक्स,
तो इसमें क्या होगा कि लड़की जन्म लेगी, और 44 प्लस XY होगा तो लड़का जन्म लेगा। ठीक है? पुरुष के लिए XY दिखाया जाता है और महिला के लिए X दिखाया जाता है। इन गुणसूत्रों को लिंग निर्धारित गुणसूत्र कहता है। इन गुणसूत्रों को लिंग निर्धारित गुणसूत्र कहा जाता है। क्या कहता है? गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक है? अब यहाँ पर देख लीजिए, गुणसूत्र का लास्ट पॉइंट है कि विभिन्न प्रजातियों में गुणसूत्रों की संख्या। ठीक है? मानव में 46 गुणसूत्र, चिंपैंजी में 48, कुत्ता में 78, बिल्ली में 38, मेढक में 26, मच्छर में 6, मटर में 14 और हाथी में 56। ठीक है? तो मानव में कितने गुणसूत्र? 46, चिंपैंजी में 48, कुत्ता में 78, बिल्ली में 38, मेढक में 26, मच्छर में 6, मटर में 14 और हाथी में 56। ठीक है? नोट में डीएनए में क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ होता है, जीन अनुवांशिक इकाई होती है। ठीक है? तो दोस्तों ये क्या था, आपका पूरा का पूरा क्या था? केंद्रक वाला पार्ट था। ठीक है? आगे वाले वीडियो में हम जो है कि जीन देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे, फिर उसके बाद आपका लाइसोसोम और लाइसोसोम और ये सब जितने भी हैं आपके टॉपिक, उससे हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।